फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गामा साइंस फैक्ट्स पे। तो देखिए हमें करना है आज यूनिट्स एंड डिमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन जो हमारा है। हमें अपनी लाइफ में आज यूनिट्स एंड डिमेंशन को कंप्लीट करके रखना है और ये आखिरी एप्लीकेशन है। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है एरर्स। एरर्स ऑफिशियली सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है। एरर जो है ऑफिशियल सीबीएसई के सिलेबस से जो है डिलीटेड है, परंतु किंतु हमें जो है वो टॉपिक करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि काफी सारे लोग जो इसको देख रहे हैं वो किसी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि चाहे हम साइंस फील्ड में जेई के कंपटीशन की बात करें चाहे नीट के कंपटीशन की बात करें, दोनों के ही सिलेबस में ये जो चीज है वो एडेड है। चलिए हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी कि लाइट अपनी ऊपर हुई। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ये मैं करवाऊंगा अभी फिलहाल। अब आज का एप्लीकेशन स्टार्ट। देखो इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। देखो जैसे नंबर वन क्या होता है? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। देखो इसके स्टेप्स की क्रोनोलॉजी होती है। मालूम है एनसीईआरटी में और किसी बुक में आपको रैंडम ऑर्डर में दिए होंगे, बट मैं आपको एक ऐसे ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं जिसमें आपको एक फिक्स्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका मिलेगा। स्टेप्स का एक ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने किया। देखिए जैसे आपको एक इक्वेशन हमेशा दी होती है, ठीक है, एक इक्वेशन आपको सदैव दी होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये इक्वेशन है कि नहीं है, यानी क्या इसके दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसका डिमेंशन निकालेंगे और इसका डिमेंशन निकालेंगे। तो इसमें आप कुल मिला के इस स्टेप का जो है एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब जब आप एक इक्वेशन का उपयोग करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स होंगे। तो इन दोनों की ही एक्चुअली वेरिएबल अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो एक डायमेंशनल वेरिएबल है तो उसका एक यूनिट होगा। और चूंकि बहुत सारे यूनिट सिस्टम होते हैं तो हम हर यूनिट सिस्टम को उनके हिसाब से रिस्पेक्टिवली कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा, इसमें जो यूनिट्स होंगे है ना, जैसे कि हमने जो है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, हमने जो है केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना, हमने जो है सेकंड को आवर्स में या मिनट्स में इन सबको कंपेयर कर दिया। ऐसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं लिखा है, ये लिखा है सेकंड, आवर्स एंड मिनट्स, हमने कंपैरिजन कर दिए, ठीक है। तो आप ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म में मत जाइए, टेक्निकल भाषा में मत जाइए भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन होता है फाइंडिंग dimension of unknown quantities for a given equation। जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको ये क्वांटिटी डिफाइंड है, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या क्वांटिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये दोनों क्या है वेलोसिटी टाइप की क्वांटिटीज हैं। ये क्वांटिटी का एक्सेलेरेशन, ये क्वांटिटी मैंने आपकी बोल दी, इसको मान लो कुछ अल्फा मान लो, अब मुझे अल्फा का डिमेंशन बता दे। तो यहाँ पे ऐसे केस में जब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है इसे सॉल्व करने के लिए हम इस वाले एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और जो लास्ट एप्लीकेशन जो हम आज करने वाले हैं। अब हमें यहां तक इक्वेशन गिवन थी, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, यानी अब आप यूनिट्स एंड डिमेंशंस की दुनिया में थोड़े मैच्योर हो गए हैं, इसलिए अब आपको सीधा बोल जाएगा, अभी आपको सीधा पूछा जाएगा फ्रेम एन इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन खुद से बनानी है। जैसे मैंने बोल दिया चलो मैंने कुछ भी बोल दिया, मान लो ये मैंने आपको बोल दिया, है ना, मैंने आपको ये बोल दिया, है ना। तो मैंने अगर आपको ऐसा बोल दिया एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फॉर्म एन इक्वेशन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे? देखिए फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ सी के बराबर होता है। तो मैंने आपको बोल दिया
एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या फिर मैंने आपको बोल दिया एनर्जी डिपेंड ऑन सी एंड लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है ना। तो मैंने बोला एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी सी एंड लैम्डा। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं क्लास 11 साइंस के चैप्टर नंबर 2, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में आप जो है ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप हमारा फ्रेमिंग एन इक्वेशन। एक इक्वेशन अभी तक हमारी लाइफ में हमें गिवन हो जाती थी, एक इक्वेशन अभी तक हमें दी जाती थी, और अब हमें क्या करना है, आखिरी स्टेप जब हम थोड़ा जिंदगी में मैच्योर हो चुके हैं तो हमें सीधा इक्वेशन बनाने को ही बोल दिया गया। चलिए देखिए, अब देखिए फ्रेम एन इक्वेशन, इस चीज को अब हमें आज करना है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा जो हमें आज जो है इसको करना है। ये 3 हम कर चुके। इसमें हम क्या करते थे, हम एलएचएस आरएचएस का डिमेंशन निकालते थे, यदि इक्वल होते थे तो वो इक्वेशन है और वो इक्वेशन करेक्ट है। यदि हम उस इक्वेशन की यूनिट्स की जब बात करते थे तो उसके यूनिट्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यदि हमें फॉर्मूला नहीं बताया होता था, जैसे यूनिट सिस्टम में लेंथ में तो एक एंगस्ट्रॉम भी होती है, एक यूनिट जो कि होती है किसके, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। लेकिन हमें इस सब से मतलब है नहीं, अभी हम बेसिक यूनिट कन्वर्जन देख रहे थे, तो बेसिक यूनिट कन्वर्जन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर था हमने इक्वेशन की डायमेंशन निकाली, कोई क्वांटिटी मैंने छुपा दी, मैंने बोला ये क्वांटिटी तुमको गिवन नहीं है, या फिर ये क्वांटिटी ए है, ए का डायमेंशन बताओ। तो एक अभी अगर मुझे यहाँ पता है टाइम, तो उसका डायमेंशन मैं टी रख दूंगा। लेकिन यदि मुझे पता है क्वांटिटी ही नहीं पता, मैं डायमेंशन निकालने के लिए मैं थोड़ी मेहनत करूंगा, और वो मेहनत करना मैंने इसमें सिखाया। फिर फ्रेमिंग एन इक्वेशन, अब इसको आज करते हैं। चलिए फ्रेमिंग एन इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें क्या दिया रहता है, देखो इसमें टाइपोलॉजी कैसी आती है क्वेश्चन की। इसमें आपको एक क्वांटिटी दी रहेगी और उसके आगे लिखा होगा डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ क्वांटिटी दी रहेंगी आपको। कई बार दिया रहता है कि भैया m इक्वल टू k√L/g होता है, तो आपको बोल दिया m डिपेंड अपॉन L एंड G, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्वेश्चन को तब तक हाथ नहीं लगाना है, क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है जब तक मैंने आपको ये नहीं बता दिया कि वो L और वो G क्या है, वो K क्या है, वो M क्या है। ठीक है, जब तक मैंने आपको ये नहीं बता दिया कि M क्या है, M है मास, ये नहीं गिवन होगा कभी क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा m डिपेंड अपॉन L एंड G, जहाँ पे m क्या है, m है मास, L क्या है, L है लेंथ ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम ऐसा होता है, यहाँ से हैंग होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, यहाँ पे जाता है, ये मीन पोजीशन हो गई, ये और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई इसकी, और ये हो गया इसके बॉब का लेंथ, ये जो लेंथ है ये हो गया L। यहाँ पे G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने अब आपको डिफाइन कर दिया, मैंने बोला कि अब इनके बेसिस पे एक रिलेशन आप एस्टेब्लिश करिए। तो याद रखिएगा, जिन क्वांटिटीज में रिलेशन होती है उन्हीं की इक्वेशन बनती है। और ये आपने कहाँ सीखा, जब आप करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन जब चेक कर रही थी, तो आपने ये देखा उस समय कि जिन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप होती है, उन्हीं के बीच में एक इक्वेशन बनती है। ठीक है, आपकी लाइफ में इक्वेशन तभी बनेगी जब दोनों तरफ बराबरी का रिश्ता होगा। ठीक है, कोई रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ बराबर के एफर्ट डाले हों। अगर एक तरफ के रिश्ते में मास ने 3 बार एफर्ट डाले होंगे, टाइम ने -1 बार एफर्ट डाला होगा, है ना, और या लेंथ ने -1 बार एफर्ट डाला होगा, ठीक है, टाइम ने जो है 2 बार एफर्ट डाला होगा, तो अगले साइड के रिश्ते में भी, अगले साइड के रिलेशनशिप में भी, अगले साइड की क्वांटिटी में भी इन्होंने सबने इतने ही बार एफर्ट्स डाले होंगे, तो तभी एक इक्वेशन बनती है। तो अब आपको यदि मैंने बोला है कि इक्वेशन फ्रेम करो, तो आप क्या करेंगे, आप क्वांटिटीज के डिमेंशन निकाल देंगे। जैसे मैंने बोला m डिपेंड किस पे करता है, m किस पे डिपेंड करता है, L एंड G पे डिपेंड करता है। ठीक है,
m किस पे डिपेंड करता है, एल और जी पे। तो मुझे सबसे पहले m का डायमेंशन निकालना रहेगा, उसके बाद मुझे l का डायमेंशन निकालना रहेगा, फिर मुझे g का डायमेंशन निकालना रहेगा। और फिर मैं क्या करूंगा, ये मैंने इनके डिमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। अब मुझे देखना है m जो है l और g के कितने टाइम्स पे डिपेंड करता है। कई बार m जो है l स्क्वायर पे डिपेंड करता है है ना, कई बार m जो है lt माइनस 2 की पावर 5 पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूंगा, डिमेंशन ये थोड़ी ना होते हैं, है ना, याद रखना m l और t ये डायमेंशन नहीं होते तब तक जब तक आप इन पे पावर ना लगाओ। इनकी जो पावर है असल में डायमेंशन इसको बोलते हैं। ये जो पावर्स होती हैं डायमेंशन ये होती है, ना कि ये तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है एम एल और डी, मास लेंथ और टाइम। मास लेंथ तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो जो है किस क्वांटिटी से बनी हुई है, तो ये तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन एक जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो अगर वो किसी क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके बनी है, कभी अगर रूट 1/2 टाइम्स, सॉरी आई मीन 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बना होगा अपने ही आप से, यानी m जो है 1/2 की पावर में होगा तो वो रूट m टाइम्स से बनी होगी। यानी यदि कोई ऐसा सिंबल है जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि स्मॉल m, तो रूट m होगा उसके अंदर, उस क्वांटिटी के अंदर। तो इसी प्रकार से डायमेंशन हम इन पावर्स को फाइंड करने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो अब मैंने आपको बोला मैंने इन तीनों की रिलेशनशिप आपको दे दी है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों की रिलेशनशिप आपको दे दी है। अब मुझे ये बोला गया है कि मास जो है, मास की कोई पावर इक्वल होती है। अब देखो प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, मास की कोई पावर प्रोपोर्शनल होती है एल की किसी पावर और इनटू जी की किसी पावर के, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि डायमेंशनलेस होता है, जो कि डायमेंशन, ये आपने पढ़ा होगा, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट अलग अलग केस में अलग होता है। इनफैक्ट जब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखाते हैं तो भी आपको PV इक्वल nRT जब आप लिखते हैं तो इसमें कोई एक ना एक चीज कांस्टेंट होती है। जब आप एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू हटा के इसमें जब इक्वल टू न्यू करते हैं तो इसमें भी एक प्लैंक्स कांस्टेंट साथ में लग जाता है। ये उदाहरण है, आगे की आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और PV इक्वल nRT तो आप फिजिक्स में KTG में भी पढ़ेंगे, उसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो मैंने आपको बताया E प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ये आप क्लास 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास 12th फिजिक्स में हमें सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। m जो है, अब मैंने बोला मास जो है डिपेंड करता है l और g पे। अब मास कुछ भी हो सकता है ना, मास अभी मेरे को रीजनल इक्वेशन वैसे पता है k√L/g, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो आप ऐसे मान सकते हो कि नहीं, कि मास जो है मान लो हो सकता है l इंटू जी के बराबर हो, मास हो सकता है √L/g के बराबर हो, मास हो सकता है √L और g एक साथ के बराबर हो, मास हो सकता है l की पावर पाई g की पावर थीटा के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे इनकी कुछ वैल्यू होंगी तो इसके बराबर तो कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर ये ऐसे लिखा है तो l की पावर 1 g की पावर 1 है, अगर ऐसे लिखा है तो l की पावर 1/2 g की पावर 1 है, ऐसे लिखा है तो l और g दोनों की पावर 1/2 है, यदि ऐसा लिखा है तो इनकी पावर है। तो यानी खेल है पूरा पावर का। यदि हमें पावर मिल जाए, यदि हमें ये तो पता है कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस रूप में डिपेंड कर रहा है, क्या वो m l इंटू जी के बराबर है, क्या वो m l अपॉन जी, अगर वो m l अपॉन जी के बराबर होगा तो उसमें l की पावर 1 g की पावर -1 होगी। तो हमें अगर ये पावर पता चल जाए, ये तो हमें पता है कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस रूप में डिपेंड कर रहा है वो जानने के लिए हमें जो है इसकी पावर को पता करना पड़ेगा। तो चलिए यही MLG वाला एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। MLG वाला क्वेश्चन जो है हम अपने पास एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि आप टाइम पीरियड के लिए, MLG नहीं, आई एम सॉरी, हम m इक्वल √L/g नहीं होता है, t। मैंने बोला आपको वो इक्वेशन जो है, मैंने आपको जानबूझ के एक गलत इक्वेशन बताई, वो एक्चुअली वो करेक्ट इक्वेशन m इक्वल
के रूट एल बाय जी जो है ये एक बिल्कुल गलत इक्वेशन है, ठीक है। इसको नोट्स में नोट मत कर लेना, ठीक है, कि ये इक्वेशन है ही नहीं। वो तो उदाहरण के लिए मैंने आपको रैंडम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बता दी थी, मुझे एकदम से टी इक्वल के रूट एल बाय जी याद आया और मास याद आया तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन इसी का करते हैं कि रूट एल बाय जी वाला। तो देखिए टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन निकालने को बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि आपको बताना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक जो वेव के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है, ठीक है। ये जो वेव होती है आपकी किसी भी चीज की, वो वेव के लिए भी ऐसे ही अप्लाई होती है। ये चीज आपकी पेंडुलम के लिए भी अप्लाई होती है, जो अपनी ये उसकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इन पे जो वो अप्लाई होती है। तो ये जो टाइम पीरियड का जो कंसेप्ट है ये इन दोनों पे ही अप्लाई होता है। तो उसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा, उसे अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगा और वहां से लौटने के लिए कितना टाइम लगा। यानी अगर एक वेव की ये है मीन पोजीशन, ठीक है, यहां से इसने शुरू किया, ये है मीन पोजीशन, ये है इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, ये वापस आ गई मीन पोजीशन पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको कवर करने में उसे कितना समय लगा, उसको कितना समय लगा, ये जो हम निकालेंगे अपनी लाइफ में, तो हम इसको निकालेंगे टाइम पीरियड। तो ये जो हमारा टाइम आएगा ये टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन निकालिए जहां पे मैं आपको दे दूं टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब। यानी देखो बॉब क्या होता है, बॉब ये होता है, ये पेंडुलम होता है ना तुम्हारा, ये पेंडुलम में इसे बोलते हैं स्ट्रिंग और इसे बोलते हैं बॉब। एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाओगे या फिर झुलाओगे तो वो जो नीचे लटका हुआ पत्थर है वो हमारा बॉब कहला जाएगा। तो एक पेंडुलम पे क्या क्या चीजें लगती हैं। एक पेंडुलम जब यहां से हम लटकाते हैं उस पे एक बॉब लटकाते हैं, तो पहली चीज होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये हमें अपना कैलकुलेट करना होता है। और हमें क्या कंसिडरेशन में लेना होता है, मास ऑफ बॉब पे भी वो डिपेंड करता है, मान लो वो डिपेंड कर रहा है। और इस पेंडुलम को क्योंकि हम धरती पे उपयोग कर रहे हैं तो इसमें हर समय एक ग्रेविटी का प्रभाव लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है। इसमें फिजिक्स में नहीं होता, ये तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर तो आपको डेफिनेटली और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जनरल नॉलेज के लिए देख लीजिए, टाइम जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, मास ऑफ बॉब जो है स्मॉल m। टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड भैया डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि स्मॉल l और एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, मास ऑफ बॉब, m, l एंड g, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन है, हमें दे दिया है फाइंड करने के लिए। देखिए इसमें ये बोला है कि टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल है किसके, m के, l के, g के। अगर आपने ये लिख दिया है तो ये टोटल गलत चीज है अभी, क्योंकि आप कैसे, इसका मतलब है m, l और g के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, लेकिन ये तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने बोला कि टाइम पीरियड चेंज हो रहा है मास, लेंथ और ग्रेविटी के हिसाब से, लेकिन मैंने ये कहाँ बोला कि ऐसे चेंज हो रहा है, मैंने कहाँ बोला कि इसके प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। हो सकता है t प्रोपोर्शनल टू मैं बोल दूं m l बाय g दे दूं मैं आपको, हो सकता है मैं t प्रोपोर्शनल टू रूट m रूट l क्यूब रूट l और फोर्थ रूट ऑफ g दे दूं मैं आपको किसने बोल दिया ये चीज कि ऐसा नहीं है, मैंने आपको किसने बोल दिया कि यही है, मैं आपको किसने बोल दिया कि यही है, लेकिन ये चीज है, ये है भी नहीं भी है, क्यों नहीं है, देखिए ये रिलेशन गलत है। ऑफ कोर्स ये चीज है, मैंने बोला ऐसा नहीं, मैं बात से मुकर नहीं रहा हूँ, ये गलत है रिलेशन। ये रिलेशन इसलिए गलत है क्योंकि ये भी यही बन सकता है, लेकिन m l और ये g क्योंकि यहाँ ऊपर था तो यहाँ सब की पावर 1 1 1 थी, अब ये रिलेशन सही हो गया है। और यहाँ पे ये भी ये चीज में आ सकता है, बस इसको क्या करना है, g इसकी पावर 1 रख के g की पावर -1 कर देना है, और कुछ नहीं।
यहाँ पे m की पावर 1/2, l की पावर 1/3 और g की पावर 1/4 कर देना है आपको। तो है सब mlg के फॉर्म में, बस पावर पावर का झोल है। अब इनके फंडामेंटल यूनिट लिख देंगे, ठीक है, तो इनके फंडामेंटल यूनिट में भी पावर पावर का झोल हो जाएगा। इधर भी फंडामेंटल यूनिट पे m1 l1 और lt स्क्वायर -1 है ना, इनमें भी सब में पावर पावर का जो है झोल हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा m1/2 l1/2 है और t lt -2 1/2 है ना, 1/4 1/3 1/4, ठीक है। इनमें सब में पावर पावर का झोल है और यही पावर हमें निकालनी है। तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि mlg की पावर 1/1 है, मुझे यही पावर निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉल्यूशन let t is proportional to mlg और इनकी मुझे सबकी पावर्स निकालनी है। तो मैं m की पावर को लेट कर लूंगा a, l की पावर को लेट कर लूंगा b, g की पावर को लेट कर लूंगा c, और जब मैं इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में एक्सप्रेस करूंगा तो यही पावर मेरी जो है वो क्या बन जाएंगी, वो एक डायमेंशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? डायमेंशन बन जाएंगी, ठीक है। यानी एम ए जो है ये एक डायमेंशन अब बन गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ लिखा तो ये पावर थी, लेकिन जब किसी फंडामेंटल यूनिट में पावर चढ़ा के डिनोट किया जाता है तो हम उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन बता रहे हैं, हम उसका डायमेंशन बता रहे हैं, ठीक है। एल का डायमेंशन है एल, एम क्या है? मास है, एल क्या है? लेंथ है, जी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2, और एक्सेलरेशन की पावर सी है यानी lt-2 की पूरे की पावर सी है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी। यहाँ पे मैंने एक स्टेप हटा दिया जो कि आप चाहें तो लिख सकते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए। t इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज लिखेंगे t इज इक्वल टू k इंटू MALBGC। कारण प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने जब रिमूव किया तो k MALBGC आया, लेकिन k क्योंकि कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन आएगा 1, और 1 को जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो हम उसे कंसीडर नहीं करते है ना, तो 1 को कंसीडर हम नहीं करेंगे, यानी k के डायमेंशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो k हमारी जिंदगी में कोई मतलब का नहीं है। अब हमें क्या करना है? ये क्या है? t की पावर 1 है। अब हम इसको जरा MLT, यहाँ पे तीनों, इसको भी यहाँ पे MLT के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे m कितना है? m है ही नहीं, तो यानी मास का डायमेंशन 0 है। यहाँ पे यहाँ l है क्या? नहीं है, तो लेंथ का डायमेंशन भी 0 है। यहाँ पे टाइम में क्या है? तो t का डायमेंशन जो है 1 है। और यहाँ पे क्या है? इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा m की पावर a, यानी m का डायमेंशन a है, l का डायमेंशन b है, और इसको जब आप करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा रूल लगेगा, x की पावर a y की पावर b होल की पावर c कितना होता है? x की पावर ac इंटू y की पावर bc, ये वाला रूल लगेगा आपका, है ना। यानी कुल मिला के पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? m a, अब देखो ये क्या है? m इंटू, कहाँ गया? m इंटू l इंटू जी है, तो m की जगह उसका डायमेंशन, इंटू l की जगह उसका डायमेंशन, इंटू g की जगह उसका डायमेंशन, तो कितना आ जाएगा? m a इंटू l की पावर b इंटू g की पावर c, इंटू g क्या है? g है lt-2 की पावर c, यानी l की पावर c t की पावर -2 इंटू c -2c हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे l की पावर b इंटू l की पावर c जब हम करेंगे तो a की पावर n इंटू a की पावर n कितना हो जाता है? a की पावर m प्लस n के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाता है? m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -2c, और यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाके नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह लिमिटेड है, ठीक है। तो देखिए ये हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल चुकी है, और इस रिलेशन को ये हमें रिश्ता मिल गया। अब हमें देखना है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं ना, इसको यहाँ पे हम ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें देखना है कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखने के लिए हमें इनके बीच की रिलेशन देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मास की पावर है 0, यहाँ पे मास की पावर है a, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग के बाद लिखना है, यहाँ पे m की पावर है 0, यहाँ पे m की पावर है a, तो यानी ये पावर और ये पावर, जैसे a की पावर m इक्वल a की पावर n होता है, तो यहाँ से m इक्वल n आ जाता है। तो अभी हमें इन टर्म को देखना ही नहीं, l और t को नहीं देखना, हमें सिर्फ m की पावर कंपेयर करनी है।
एल और टी को देखना ही नहीं, अभी सिर्फ एम की पावर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 बराबर ए, या फिर ए बराबर 0 आ जाएगा, ए बराबर 0 आ जाएगा। यानी मास का डायमेंशन क्या है, 0 है, यानी इस क्वांटिटी में मास नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल की पावर बी प्लस सी, और यहाँ है एल की पावर 0। फिर से अब हम एल की पावर जो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। मैं बाय डिफॉल्ट वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, आप चाहें तो 0 इक्वल बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस ऑर्डर में अगर पढ़ेंगे तो। हालांकि छोड़िए, b प्लस सी, और यहाँ पे क्या है पावर 0 यानी, और एल एल दोनों पे ये बेस कॉमन है, पावर अलग है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। बेस कॉमन, पावर अलग, बीच में इक्वल तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पे लेंथ की पावर इक्वल करनी। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे t की पावर दी है -2c और इक्वल दिया है, और यहाँ पे t की पावर दी है 1, यानी -2c जो है 1 के बराबर है। यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल गई जिसमें a का कोई काम नहीं, a 0 है और अगली किसी इक्वेशन में अप्लाई भी नहीं हो रहा, तो अब हम a को जो है मिटा देंगे। यहाँ पे देखिए आपको पहले इस इक्वेशन से आपको एक चीज मिल जाएगी, c कितना है, -1/2 के बराबर है। इसमें -2 को यहाँ नीचे ले आऊंगा तो 1/-2 या फिर -1/2। तो c का डायमेंशन एक्चुअली आपका, c किसका डायमेंशन है, c था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, LT -2 का डायमेंशन। तो c हमारा आ गया है। अब इस c को उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, b प्लस सी बराबर 0 है, जहां पे c क्या है, -1/2 है। b -1/2 बराबर 0, तो b यहां से आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। b 1/2 आने के बाद आपको a b और c की जो वैल्यूज मिल चुकी हैं, a इक्वल टू आया 0, b इक्वल टू आया -1/2 और c इक्वल टू आया 1/2। अब देखिए यहाँ से हमने जो रिलेशन निकाली थी, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, t प्रोपोर्शनल टू MALBGC से हुई थी, जहां पे हमने लिख दिया था t इक्वल KMALBGC, हमने लिख दिया था, GC ग्रुप चैट नहीं, GC, G की पावर C। तो यहाँ से हमने लिख दिया था टाइम पीरियड इक्वल टू मास की पावर a इंटू लेंथ की पावर b इंटू LT -2 पावर c। और अब हमें ये पावर्स निकालनी थी, और चूंकि अब हमारे पास पावर्स आ चुकी हैं तो हम a की जगह a 0 पुट कर देंगे, m की पावर 0 पुट कर देंगे इनटू, या फिर यहाँ पुट कर दीजिए या यहाँ पुट कर दीजिए, फिर वो आपकी मर्जी। तो चलिए हम यहाँ पुट करने के बजाय, इतना महंगा करने के बाद के बजाय यही पुट कर देते हैं। यहीं पे ABC हमने ले लिया था ना, तो t इक्वल टू KMALBGC। यहाँ पे हमें जो है ये पावर्स पुट करनी है, तो t कितना आ जाएगा, KMA की वैल्यू है 0, LB की वैल्यू है -1/2, GC की वैल्यू है 1/2। यहाँ से आपका इतना सिस्टम आ गया। अब देखिए, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t बराबर कितना आएगा, k इंटू m की पावर 0 क्या है, एनी नंबर या एनी वेरिएबल रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब l की पावर -1/2, l की पावर -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/l की पावर 1/2, 1/l की पावर 1/2। यहाँ पे l की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, √l। क्यों, क्योंकि √a बराबर होता है a की पावर 1/2। एक कंसेप्ट जो मेरा लगा, a की पावर -1 इक्वल 1/a की पावर 1 का कंसेप्ट मेरा लग गया, या a की पावर n का होता है a की पावर -n 1/a की पावर n का कंसेप्ट भी मेरा लग गया। दो कंसेप्ट उपयोग हुए, तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/l की पावर 1/2, यानी √l में लिख सकता हूँ, क्या मैं आई एम सॉरी गलती कर रही है अपन ने, अपना c आया था ना -1/2, b ऐसा आया था ना, c -2c इक्वल टू 1 है, और b प्लस c इक्वल 0 आया था आपका, तो यहाँ से c इक्वल -1/2 और b इक्वल 1/2 आया था, है ना। मैंने थोड़ा पुट गलत कर दिया, आई एम सॉरी। तो l की पावर 1/2 और g -1/2, तो l हो जाएगा सिर्फ √l, l की पावर 1/2 है, और g की पावर है -1/2, तो वो कितना हो जाएगा, 1/√g, है ना। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाएगा t इज इक्वल टू k√l 1/√g, है ना। तो कितना आ जाएगा, t इक्वल k√l/√g। जब ऐसे दिए हो √a/√b कितना होता है, √a/b के बराबर, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका, t इज इक्वल टू k√l/g के बराबर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव एग्जाम में ये अभी आपने, हालांकि ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको k की एक वैल्यू बता दे रहा हूँ। k की एक वैल्यू एक्सपेरिमेंट किए गए थे कुछ पेंडुलम पे, वहां से पता चला k की जो वैल्यू है 2π के बराबर आती है। इसका आपको कोई मतलब नहीं है, अभी परेशान घबराना मत, देखिए अगर नहीं समझ आ रहा मत समझो, बस रट लो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
एक्सपेरिमेंटली k बराबर 2 पाई, तो t इज इक्वल टू k की जगह रख दो 2 पाई रूट l बाई जी लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन में क्या आ गया, ये क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, t की वैल्यू आ गई। यदि आपको k नहीं लिखना है तो आप k हटा देंगे तो फिर से प्रोपोर्शनैलिटी, हमने क्या किया था, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के k लगाया था, अब हम k हटा के फिर प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे तो k प्रोपोर्शनल टू रूट l बाई जी होता है। तो यहाँ दोनों रिलेशन लिख देना, अगर नंबर कटने के चांसेस होंगे तो सब्जेक्टिव में तो नहीं कटेंगे और ऑब्जेक्टिव में तो आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा कि आपके काम का कौन सा वाला है। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक और करते हैं इससे रिलेटेड। मैंने बोला कि वेलोसिटी जो है वाटर की वेव है, उनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। यानी पानी की जो ये लहरें होती हैं, इनकी जो वेलोसिटी, यानी इनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, पानी की डेंसिटी पे। पानी का घनत्व, पानी की डेंसिटी कितनी है, पानी का मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, और पानी की वेवलेंथ, एक वेव की वेवलेंथ यानी ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितना है, पानी की वेवलेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे बताना है कि इसके किस फॉर्म पे डिपेंड कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है, क्या वो उसके इनवर्स के बराबर है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या उसके प्रोडक्ट और रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, थोड़ा छोटा लिखूंगा जिससे शायद इसी में हो जाए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर ही आता हूँ, अच्छे से लिखो छोटा छोटा। मैंने थोड़ा नीचे से क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पे जो लाइट की स्थिति है उसके कारण जो है क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब हो जाता, छुप जाता। ठीक है, क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि वेलोसिटी है जो वाटर वेव की, वो डिपेंड कर रही है वाटर की डेंसिटी पे, वाटर की वेव की वेवलेंथ पे और वाटर पे जो ग्रेविटी का प्रभाव यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ से मैंने आपको कह दिया कि भैया इसकी रिलेशन निकालो। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी वो आई नहीं है शायद, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मैंने v लिखा था है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला लेट v प्रोपोर्शनल टू, मैंने बोला वेवलेंथ, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशन। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? आप बोलेंगे नहीं, गलत है, क्योंकि हमें काम है पावर्स का, तो हमें पावर्स निकालनी है। अब मैंने यहाँ से बोला दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा रो इंटू जी पावर ए बी सी। के की कोई पावर नहीं क्योंकि हम इसको लास्ट में हटा ही देंगे। तो अब डायमेंशनल कैलकुलेशन स्टार्ट करें। मैंने बोला v है पानी की वेलोसिटी, यह है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, k का कोई डायमेंशन नहीं। लैम्डा वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है, वेवलेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l की पावर क्या है a, p क्या है रो क्या है रो, ये है लिखा है रो ग्रीक सिंबल रो, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। 10th क्लास में रो जो है रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो रो जो है रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम यानी -3 है ना, मास पर यूनिट, अरे यार ऐसे है ना, मास पर यूनिट L इंटू एल कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये शायद मैंने डिराइव भी करवाया था डायमेंशनल एनालिसिस के समय। बी और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन सी है मान लो। अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है। देखो यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, तो इसको जरा m के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। m0 L1 T-1 बराबर, अब इसकी पावर सॉल्व करिए, LA ml-3 की पूरी पावर b यानी m की पावर b इंटू l की पावर -3 इंटू b यानी -3b इंटू m की पावर b इंटू l की पावर -3b इंटू, ये सब माइनस इंटू के फॉर्म में लिखे हैं तो इसको भी, ये भी इंटू के फॉर्म में होंगे यानी ये भी इंटू के फॉर्म में है। ठीक है,
यहाँ एल टी माइनस टू की पूरे की पावर सी है, तो एल की पावर सी टी की पावर माइनस का 2c, टी की पावर माइनस का 2c। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ से जरा इन्हें अरेंज कर लीजिए। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1 बराबर कितना है? m और कहीं है नहीं है, तो m की पावर b। यहाँ पे l कितना है? एक जगह a है, यहाँ इंटू में -3b है, a प्लस -3b यानी a माइनस 3b। l की पावर a है, माइनस का 3b है, और t जो है t और कहीं है नहीं, यहीं पे बस है, तो इंटू t की पावर माइनस का 2c। ठीक है, ठीक है। अब देखिए m l और t, m l और t। चलिए आइए जिंदगी में इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर b है, यानी मुझे मिल गया b बराबर 0। तो यानी यहाँ पे भी वो मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। यहाँ से l की पावर 1 है और l की पावर a माइनस 3b है, यानी a माइनस 3b जो है वो है 1। तो इस इक्वेशन से हमें लगा कि मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ से कर भी सकता है, यू नेवर नो। तो t की पावर l की पावर a माइनस 3b है, यहाँ l की पावर 1 है, तो a माइनस 3b कितना है? 1 है। यहाँ t की पावर, यहाँ पे t की पावर माइनस 2c है, और यहाँ पे t की पावर कितनी है? -1 है। अभी यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो आप c की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी, ये और ये कैंसिल, तो c कितना है? 1/2 आ जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ से b की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो इस इक्वेशन से आ जाएगा a माइनस 3 टाइम b की वैल्यू कितनी थी? 0 इक्वल टू 1, a माइनस 0 इक्वल टू 1, तो a कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मुझे a b c की वैल्यू जो मुझे मिली, मैं उनको एक जगह लिख लूँगा। a की वैल्यू कितनी आई है? 1 है, b की वैल्यू कितनी आई है? 0, c की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, यानी c जहाँ भी चढ़ा होगा वो क्वांटिटी जो है रूट के फॉर्म में होगी। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन, आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या आया था? आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन आया था वेलोसिटी इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा की पावर a, वेवलेंथ, डेंसिटी की पावर b, ग्रेविटी की पावर c। ऑर्डर याद रखना, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि आप a b c जो है इस ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो अगर पावर गलत चढ़ गई तो गलत क्वांटिटी का गलत डायमेंशन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पावर पुट कर देते हैं। a की पावर कितनी थी? 1 है, तो लैम्डा की पावर कितनी है? 1 है। रो b की पावर कितनी है? 0, यानी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ग्रेविटी की पावर कितनी है? 1/2। तो v किस पे डिपेंड करता है? v इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू रूट जी के बराबर होता है। v क्या होता है? लैम्डा इंटू रूट जी के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर? अरे अगर ये बात क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुकी है, तो आई होप आपको इससे ज़्यादा इस टॉपिक के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप ये चाहें कि इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हालांकि उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत आपको जो है नहीं होती। ठीक है, b0 आ गया, ठीक है, लैम्डा 1 आया था। तो ये जो है रो पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रूट जी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा जब हम कांस्टेंट हटा देंगे। मुझे नहीं पता ये इक्वेशन सही है कि गलत है, लेकिन क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है, इसीलिए मैं इसे कैलकुलेट करके बिल्कुल दूंगा। मैं आपको एक बड़ा प्यारा क्यूट क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ टाइम जो है डिपेंड करता है किस पे? अपॉन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन। मैंने बोला टाइम ये है, लेट टाइम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर a। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? k
के इंटू वेलोसिटी की पावर ए। के कांस्टेंट है, टाइम के केस में ये कांस्टेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। तो यहाँ पे मैं इसको s लिख दूंगा, स्मॉल s से लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा s कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई अर्थ नहीं है, इसकी पावर a रहेगा। टाइम की डायमेंशन है t की पावर 1, यहाँ से s की कोई डायमेंशन नहीं है, और v की डायमेंशन क्या है, lt माइनस वन की पावर a। यहाँ पे l है, यहाँ l नहीं है, यहाँ पे l 0 हो जाएगा, t माइनस वन t 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, l पावर a t पावर माइनस a, माइनस वन इंटू ए माइनस ए। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 और माइनस ए इक्वल टू 1। a इज इक्वल 0 है तो दो इक्वेशन है, हम वो इक्वेशन लेंगे जिसमें हमें रियल नंबर का खेल हो रहा है हमारे साथ, रियल नंबर सॉरी आई मीन नेचुरल नंबर का खेल हो रहा है, तो इसको हटा देंगे, हम इसको कंसीडर करें तो a कितना आ गया, -1 आ गया है। यानी वेलोसिटी की जो पावर है, वेलोसिटी की पावर -1 होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी, या फिर t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यदि मैं इस कांस्टेंट को कंसीडर कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू एस वी इंटू v की पावर a, तो t इज इक्वल टू s v की पावर -1 कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू s अपॉन v आ जाएगा, v आ जाएगा। यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी टाइम ही होता है। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन बड़ी सिंपल से हमें पता है कि हाँ ये तो होती ही है, तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। क्यों होती है करेक्ट, क्योंकि टाइम जितना वेलोसिटी, एक्चुअली ना टाइम जो है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना जो है टाइम आपका, उतना जो है आपका टाइम होगा, ठीक है, उतना टाइम आपका जिंदगी में बढ़ता जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा आपके जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता होगी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये एक बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना टॉपिक है, और इसके जो सवाल हैं वो इससे भी ज़्यादा नन्हे मुन्ने हैं। तो आपको जो है इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का वाइब्रेट हो रही, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ऐसा एक धागा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक धागा है, एक ये धागा है, इस धागे का वाइब्रेट हो रहा है जब ये, तो इसका एक कोई फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, या ये कितना तेज ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी स्पीड मेजर करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम न्यू बोल देंगे, उसे हम न्यू बोल देंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, वो उसकी लेंथ पे, उसके मास पर यूनिट लेंथ पे, और उसके टेंशन पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आपको एक नई क्वांटिटी पता चली, देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है, उसके लेंथ पे डिपेंड कर रही है, उसके मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना, उसके मास पर यूनिट लेंथ पे, और उसकी टेंशन पे। टेंशन क्या होती है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन को। टेंशन जो होती है, टेंशन एक फोर्स होती है, टेंशन क्या होती है, एक फोर्स होती है। अब थोड़ा देर मैं पंखा चला लूँ क्योंकि फ़ोन मेरा गर्म हो चुका है, और अगर फ़ोन गर्म हुआ तो ये वीडियो कभी भी बंद हो जाएगा आपका, और इसीलिए इसको फ़ोन को थोड़ा ठंडा करना है, तो मैं पंखा लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, टेंशन पे जो है ये डिपेंड करती है, ठीक है, ये टेंशन पे डिपेंड करती है। तो मैंने बोल दिया, ये जब ये जो है टेंशन एक फोर्स होती है, ठीक है। टेंशन क्या होती है, टेंशन होती है टाइप ऑफ फोर्स जो होती है, ठीक है। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यानी इसका डायमेंशन जो होगा फोर्स जैसा होगा। तो यहाँ पे मैं बोल दिया, मैंने बोला इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड कर रही है L m/L और T पे, यानी इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C, ठीक है। आप L से L काट मत देना क्योंकि ये दोनों पावर में, जब तक पावर अलग रहेंगे तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोल दिया, इसका मुझे निकाल दे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, 1 t होता है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, t इनवर्स हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब मैं हटा दिया तो यहाँ पे एक k आ गया। मैंने बोला इसका डायमेंशन t-1 होता है, इसका डायमेंशन कितना होता है LA, इसका डायमेंशन क्या होता है MBL-B। कैसे आया देखो, MB/LB, इसकी पावर ब्रेक कर दी, ये क्या होगा MB/LB, है ना, तो क्या जाएगा MB/LB, ऊपर जाएगा तो -B हो जाएगा, ठीक है। MBL-B
इसकी पूरे की पावर क्या है, b है। अच्छा इसको तो अपन ने ब्रेक जो है कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एल की पावर है और यहाँ पे क्या है टेंशन, टेंशन क्या होती है फोर्स, यानी एम एल टी माइनस 2 होती है, इसकी पूरे की पावर सी है ना, एम एल टी माइनस 2 होती है पूरे की पावर सी। पूरे की पावर सी को जब मैं अंदर ले आके मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे ब्रैकेट में तो ये एम सी एल सी टी माइनस 2 सी बन जाएगी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे ये m है, यहाँ भी m है, यहाँ l है, यहाँ पे नहीं है तो मैं इनको सबको ml के फॉर्म में कर दूंगा, m0 l0 t माइनस 1 है। और इस साइड मुझे क्या मिल गया, इस साइड मुझे क्या मिल गया, देखो m, पहले mm देख लो, यहाँ भी एक m है, यहाँ भी एक m है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा m की पावर b प्लस सी, m की पावर क्या बन जाएगा, m की पावर क्या बन जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा। मैंने बहुत ऊपर से लिख दिया था, सॉरी। ये है m0 l0 t0 क्योंकि वहाँ mlt तीनों है, ये t माइनस 1 mlt तीनों है तो हमने तीनों के फॉर्म में लिख दिया, हमने जो है तीनों के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे m है, m की पावर यहाँ है b यहाँ है c, तो ये क्या हो जाएगा m की पावर b प्लस सी। और हमारे पास क्या है इनटू में क्या है हमारे पास, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो l की पावर a प्लस माइनस यानी a माइनस b प्लस सी, l की पावर a माइनस b प्लस सी है। और हमारा t क्या है, t माइनस 2c के बराबर है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा कंपेयर करने में b प्लस सी बराबर 0, ये 0 ये b प्लस सी, फिर ये 0 ये a माइनस b प्लस सी, a माइनस b प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पे -1 और -2c, तो -2c बराबर -1 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे तमाम कैलकुलेशंस के बाद, हमारे पास आ जाएगा -2c इक्वल -1, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 1/2, b प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से b आ जाएगा -1/2। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बाद में, मैं यहाँ पे जल्दी निपटा देता हूँ इसको क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, मुझे खत्म करना है। मुझे b और c की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे a की वैल्यू निकालनी, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस b प्लस सी बराबर 0 है, तो a माइनस b कितना है -1/2 प्लस c कितना है 1/2 इक्वल टू 0 है, माइनस माइनस प्लस a प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 है, आधा जोड़ के बना 1, a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ से मुझे a की वैल्यू -1 मिल गई, b की वैल्यू कितनी -1/2 मिल गई और c की वैल्यू 1/2 मिल गई। इसको मैं जो रिलेशन निकाला था उस पर मैं जो है अपनी ज़िंदगी में पुट कर दूंगा। न्यू इज इक्वल टू k इंटू न्यू, ये ग्रीक सिंबल है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करने को यूज है। न्यू इज इक्वल टू k इंटू लेंथ की पावर a, मास पर यूनिट लेंथ m बटा l की पावर b, और टेंशन फोर्स t की पावर c। यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा k इंटू एल की पावर -1 m बाई एल की पावर का -1/2, और यहाँ से इसका क्या आ जाएगा t की पावर 1/2। इसे आगे अब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/l, और ये क्या हो जाएगा देखो m अपॉन l की पावर -1/2 है, यानी मैं बोलूँ a बाई b की पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा b बाई a की पावर 1 के बराबर। रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये l अपॉन m, ये क्या हो जाएगा इंटू l बाई m पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टाइम की पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k इंटू 1/l, k अपॉन l के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √l अपॉन m के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √t के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा k अपॉन l और इसकी मैं रूट ब्रेक कर दूंगा, लिखूंगा √l अपॉन √m और यहाँ लिख दूंगा √t। जब ये इससे कटेगा तो ये √l हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k√t बाय √l इंटू √m, √lm बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ k√t अपॉन lm कितना होता है न्यू के बराबर। और जब मैं इसमें से कांस्टेंट टर्म जब मैं इसमें हटा दूंगा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ k प्रोपोर्शनल टू √t बाई lm के बराबर होता है ना, v प्रोपोर्शनल टू √t बाई lm के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है मेरे पास इतना आइटम आ गया, और इसी के साथ मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए जल्दी से वीडियो एंड कर देता हूँ। यूनिट्स एंड डिमेंशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिखना होगा वो डाल दूँगा।
दूंगा, कभी भी वीडियो बंद हो सकता है, जितनी बातें हैं मैं यहीं पे आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम एरर्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवाइज करिए। रेगुलर रिवीजन से हर चीज़ बनती है। इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन कॉल्व करने का तरीका रट जाए। क्वेश्चन का तरीका रटो, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका रटो, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।